Third, सर आज डिस्कशन होगा। अनम्यूट अनम्यूट।
हेलो हेलो, अभी ठीक से आ रही है आवाज? चल, पता नहीं क्या हो गया था यार, कभी कनेक्ट हो रहा था, कभी कनेक्ट नहीं हो रहा था। पीसी का प्रॉब्लम, कभी साउंड का प्रॉब्लम, दिमाग का दही हो गया पूरा यार, हेडेक हो गया पूरा। नया पीसी ले लूं? सही बोलता है तू, नया पीसी चाहिए हम लोग को अब। चल बच्चा, तो देख हम लोग कल मोमेंटम कंजर्वेशन में क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, वहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। चल देख क्वेश्चन किया जाए। देख बेटा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन ये है बेटा, ए बॉम्ब ऑफ मास m 4m, a bomb of mass 4m is at rest, as at rest। मान ले बेटा बॉम्ब का मास 4m बेटा, है ना? 4m का मास जो है, वीडियो ब्लड आ रहा है क्या? वीडियो कैसा है बेटा? वीडियो कुछ बोलता है सही है, कोई बोलता है गड़बड़ है, थोड़ा सा ब्लड है, रीडेबल। एक लिख रहा है बढ़िया है। रोज के जैसा, कोई बोलता है ठीक है, कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है झकास है। पुलकित से पूछते हैं, पुलकित पुलकित बोलो तो कैसा है वीडियो? सर सही है, पढ़ने में आ रहा है। अच्छा, मतलब गंदा दिख रहा है थोड़ा सा? थोड़ा सा ब्लर है पर सर पढ़ने में आ रहा है। पढ़ने में आ रहा है, ठीक हाँ चलो। सर, हो जाएगा काम। तो देखो बॉम्ब ऑफ मास 4m इज एट रेस्ट, है ना? सवाल ये है कि ऑल ऑफ ए सडन इट explodes in 4 pieces of इक्वल मास। ठीक है बेटा, 4 पीस टूट गया, चारों का मास बराबर। अब लिख रहा है बहुत ब्लर हो गया। सही है सर, अभी तो और अच्छा हो गया। बच्चे लिख रहे हैं ब्लर हो गया बहुत, 2-3 बच्चे लिखे। सर क्लियर दिख रहा है। चल देखो, 4 पीस इक्वल मास, out of which 3 masses, move in x, y and z डायरेक्शन। 3 मास जो है बेटा वो x, y, z में मूव कर गए, ठीक है, विथ सेम वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी भी बराबर है। ठीक है बेटा, सेम वेलोसिटी v। ठीक है, सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट, स्पीड ऑफ फोर्थ मास। मैं भी ठीक कर रहा हूं, चिंता मत करो। स्पीड ऑफ फोर्थ मास निकालना है बेटा। ठीक है, सेकंड पूछता है एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है बेटा, पूछ रहा है एनर्जी रिलीज कितना होगा। ठीक है, चलो करो।
क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा बेटर करता हूं भाई मैं। क्वेश्चन लिख लो, बॉम्ब बेटा 4m का मास है, रेस्ट में है, सडनली 4 पीस में टूट गया, है ना? तो चौथे मास का स्पीड क्या होगा और एनर्जी कितनी रिलीज होगी? चलो बनाओ। वीडियो ऑफ होगा 1 मिनट के लिए। बेटर हुआ पहले से वीडियो? हाँ सर। पहले से बेटर हुआ बेटा? ठीक, चलो देखो बच्चा। अच्छा कोई अनम्यूट हो गया? आयुष, आयुष, आयुष सिंह, आर यू देयर? राहुल इज देयर। राहुल, ऋतुराज, यस सर। बेटा अभी दिखाई दे रहा है ठीक से? यस सर, क्लियर है। आवाज भी ठीक से आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा बताओ, इसके बाद की क्लास तुम लोग की है क्या मेरे बाद? नो सर, नहीं है। नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो क्लास एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा बेटा, हम फिर थोड़ा क्लास एक्सटेंड करेंगे हम लोग आज। ठीक है सर। चलो देखो बच्चा, मैं सॉल्व करता हूँ सवाल को। देखो बेटा, सवाल कहता है बॉम्ब ऑफ मास 4m इज एट रेस्ट, है ना बेटा? मान ले ये 4m का मास हो गया बेटा, ये रेस्ट में है ना? अब ये टूट गया, कितने पीस है बेटा? ये टूट गया 4 पीस में, है ना बेटा? तो 4 पीस में टूट गया, 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चा, सवाल कहता है 4 पीस में से जो 3 मास है बेटा, एक गया x डायरेक्शन में, है ना बेटा? दूसरा गया y डायरेक्शन में, तीसरा गया z डायरेक्शन में। तो ये चौथा वाले का वेलोसिटी v4 की वैल्यू क्या होगी? ये पहला सवाल है ना बेटा? तो अब बताओ, मोमेंटम बेटा स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? लिखो बेटा कमेंट में, मोमेंटम वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर। वेक्टर है ना बेटा?
तो मोमेंटम Yes, sir. अगर वेक्टर है ना बेटा, तो मोमेंटम को वेक्टर में लिखेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है बेटा, इसलिए मोमेंटम कंजर्व है। कोई बॉम्ब के फूटने में, बॉम्ब के एक्सप्लोड करने में एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती ना बच्चा। बॉम्ब के एक्सप्लोड करने में एक्सटर्नल फोर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता है ना बेटा। तो मोमेंटम कंजर्व किया जाए तो पहले का मोमेंटम 0, बाद में इसके लिए बेटा एम बी आई कैप, दूसरे वाले का एम बी जे कैप, तीसरे वाले का एम बी के कैप, है ना बेटा, ठीक है। और चौथे वाले का तो प्लस एम बी 4 वेक्टर। बोल बच्चा, होगा होगा। तो अब देखो बेटा, सबका हमारा एम कैंसिल हो गया, सबका एम कैंसिल हो गया, तो B4 का वेक्टर क्या होगा, माइनस बी आई माइनस बी जे माइनस बी के। होगा बेटा, बोलो होगा। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा, V4 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट V स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा √3V। बोलो बेटा, है ना, गुड। थर्ड सेकंड पार्ट में आंसर क्या होगा बेटा, कहता एनर्जी कितनी रिलीज होगी इसमें, इसमें एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो देखो बच्चा, पहले हमारा सिस्टम में कितना था काइनेटिक एनर्जी, 0 सिस्टम था बेटा रेस्ट में, और फाइनली कितनी हो गई के फाइनल। तो कहेंगे बेटा हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 3, इनके लिए हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 3, और चौथे के लिए बेटा, चौथे के लिए हाफ एम बी 4 स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा 3/2 यहाँ, 3/2 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 3 MB स्क्वायर। बोलो बेटा, तो पहले थी काइनेटिक एनर्जी इतना, अब काइनेटिक एनर्जी है इतनी, है ना बेटा। तो जो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज कितनी हुई बेटा, तो एनर्जी रिलीज बराबर डेल्टा के इक्वल टू 3 MB स्क्वायर। बोलो बेटा, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, लिख लो। ऋतुराज कुछ पूछना है बेटा? नो सर। शशांक बोलो बेटा। नो सर, नो डाउट। हर्ष पूछना है बेटा कुछ? सर ये एडवांस के लिए सर कुछ वो बुक बता दीजिए सर। जैसे मल्टीपल करेक्ट होते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन सही रहता है, 2 ही सही निकलते हैं, एक गलत हो जाता है। 4 सही रहते हैं, 3 सही निकलता है, एक गलत हो जाता है, तो मार्क्स पूरे चले जाते हैं सर। तो क्या करें, बहुत डिपेंड प्रॉब्लम करता होती है, है। हर बार अलग पैटर्न होता है बच्चा ये। लेकिन सर आ तो जाता है ना, मोर प्रोबेबली तो ऐसे ही आता है, पैटर्न तो हाँ अलग हर बिल्कुल बार सही चेंज बात। होता है। सर कुछ बता दीजिए ना सर इसके लिए प्लीज। मोर देन वन ऑप्शन में गलतियां बहुत लोग की होती है ना, थोड़ी सावधानी से करने का होता है बेटा। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट थोड़ा ज्यादा मार्क्स क्यों होता है, ताकि थोड़ा सावधानी से करो, समय ज्यादा दो उसको, है ना। सर लेकिन बेटा, ऐसी कोई सिंगल ऐसी क्वेश्चन करने का तरीका ये होना चाहिए कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट में तुम्हें ढूंढते हो ना बच्चा कि कौन सा ऑप्शन सही है यस सर, है ना। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में ढूंढो कौन सा ऑप्शन गलत यस सर। है ना। सर जो तुमको लग रहा हो कि ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, वो आंसर हो जाएगा बेटा। सर जो ऐसी कोई आंसर बुक श्योर नहीं सर, है, बोलो सर ऐसी कोई बोलो। बुक नहीं है जिसमें ऐसी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दी गई हो। हमारे सीट में है ना बेटा क्वेश्चन, देखो तो कितने सारे सर क्वेश्चन है बेटा। सर वो टेस्ट आप लोग जो एडवांस का होता है ना सर, हाँ सर उसमें जब थोड़ा हाई फाई प्रॉब्लम्स आती हैं सर, सीट से भी है ज्यादा, और डीपीपी में भी उतना देख नहीं बेटा, रहता है। कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं ना हम लोग फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। मान लो अगर यस सर, क्वेश्चन नहीं करते हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई फ्रेम कर चेंज कर दिया मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में, यस सर, है ना। कोई सिंगल ऑप्शन करेक्ट कोई चेंज कर दिया मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में, यस सर, है ना। तो अल्टीमेटली चीज तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। यस तुम सर। 1 लाख प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, तो एग्जाम में 1 लाख 1वां सवाल आएगा हमेशा, वो हमेशा अलग ही आएगा। ये तो ओके पक्की सर, बात है बेटा। व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस, है ना, ओके सर, एंड योर कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो अगला सवाल देखो बेटा। अगला सवाल ये है कि एक हमारा स्प्रिंग लगा है बेटा एक मास में, है ना। ये मास हमारा है बेटा 2m,
ये मास हमारा है 2m और ये सिस्टम हमारा स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है बेटा, है ना। और ये स्प्रिंग का फ्री एंड। अब देखो यहां से एक मास m आया, ये मूव करता आया विथ ए स्पीड ऑफ u, है ना बेटा। तो क्या होगा, जब ये मास आगे बढ़ेगा स्प्रिंग को दबाएगा बेटा, तो स्प्रिंग के दबाने से इसको फोर्स लगेगा और ये भी हमारा मूव करना शुरू करेगा बेटा, है ना। तो क्वेश्चन कहता है बेटा सवाल में फाइंड फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा स्पीड ऑफ ब्लॉक्स निकालो, दोनों ब्लॉक्स का स्पीड निकालो। कब, तो एट द मोमेंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, जब स्प्रिंग का कंप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। बी पार्ट कहता है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है बेटा, है ना, तो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा, स्प्रिंग में ज्यादा से ज्यादा कितने का दबाव पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चलो करो, बनाओ बच्चा। सिद्धार्थ बोलो। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर स्पीड रखते हैं। फिर से बोलना एक बार, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है सर उसमें स्पीड रखते हैं वेलोसिटी रखते हैं ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है ना बेटा। यस बोलो। प्रदीप बोलो। हाँ बोलो बेटा। पिछले क्वेश्चन में मैंने सोचा था ये क्या है, वो चार पार्ट्स थे ना उसके, तो 3 पार्ट्स पहले जाएंगे तो 14 पार्ट जगह पर ही रहेगा, ऐसे मैंने इसलिए गलत हो गया था। तो ये सिस्टम का कुछ भी हो जाए मोमेंटम कंजर्व तो होगा ही होगा बेटा ना। यस सर, बात में गलती हो गई थी। करो बच्चों करो। आयुष बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं बोल रहा था कि सर जैसे फिजिक्स में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टोटल 48 चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट्स है ना सर। हाँ लगभग 35 चैप्टर्स के आसपास है। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन करने चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और मतलब। देख बेटा, हर चैप्टर का तुमको बेसिक्स आना चाहिए। सबसे एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर का बेसिक्स हर का आना चाहिए। मतलब हर चैप्टर का इतना तुमको आना चाहिए कि एक्सरसाइज 1 सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा। वो तो और लगभग 50% टॉपिक तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, तो तुम्हारा एडवांस में हो जाएगा सिलेक्शन। सर वो क्या है सर, बेसिक तो हो जाता है सर, लेकिन सर जब एडवांस प्रॉब्लम्स आते हैं सर तो होते नहीं है। तो वही तो बोल रहा हूँ तुमको कि 50% चैप्टर का सिलेबस का तुम्हारा चैप्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। और 50% अगर तुम्हारा बेसिक लेवल कवर्ड है तो भी तुम आईटी क्वालिफाई कर सकते हो। सर बट अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो नहीं होगा ना। देखो तो बेटा, वही तो पॉइंट है। सवाल तुम्हारा आता है कितना, सवाल तुम्हारा है बेटा 100% ना, बोलो। हाँ सर। और सिलेक्शन आईटी कितने में मिल जाता है?
40 to 45% में तुमको ढंग का आईटी मिल जाएगा। तो कितने का डिफरेंस है देखो, डिफरेंस 50% का। सर मतलब इतने परसेंट पे कोर आईआईटीज में कोर ब्रांच मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। 25% 26% जाता है कट ऑफ, है ना बेटा। तो क्या मिलेगा वो नहीं बात है बेटा, कहाँ बात ये है हमें कितनी क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करो, अच्छी इफिशियंसी दो, है ना, फिर हमसे हमारे लायक जो बेहतर होगा वो मिल जाएगा हमें, है ना। तो देख बच्चा सॉल्व किया जाए इसको। सवाल कहता है बेटा स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट द मोमेंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। तो देखो बच्चा सवाल ये कहा था कि ये वाला मास इसके पास जा रहा है बेटा, तो देखो जब ये वाला मास अभी स्पीड u है बेटा और इसकी स्पीड 0 है ना बेटा, अभी क्या होगा देखो ये इसके पास आएगा तो स्प्रिंग जो है बेटा इसके स्पीड को कम करेगा और इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। बोलो बच्चा जब यहां से मास आएगा बेटा, ठीक है, यहां से अगर मास आएगा तो स्प्रिंग जो है देख बच्चा, स्प्रिंग इसको इधर फोर्स लगाएगा बेटा और ये वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा। बोलो बेटा राइट ना। तो स्प्रिंग से क्या होगा बेटा बोलो, इसकी स्पीड घटेगी बेटा और इसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। एक की स्पीड घटेगी और एक की स्पीड बढ़ेगी, है ना बेटा। तो देखो जिस समय तुमने कहा कि स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम हो गया, L माइनस एक्स मैक्सिमम। तो बोलो बच्चा इस समय ये दोनों मास और पास आएंगे या नहीं आएंगे? बोलो बेटा क्या और पास आएंगे? नहीं आएंगे ना बेटा। अब अगर और पास नहीं आएंगे इसका क्या मतलब है कि अभी दोनों की वेलोसिटी सेम है बेटा, बोलो, है ना। देखो बेटा इसकी वेलोसिटी अभी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा दोनों के बीच की दूरी घटेगी बेटा, दोनों के बीच की दूरी घटेगी, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसकी स्पीड घटेगी और इसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो एट द मोमेंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, है ना बेटा। क्योंकि जब तक इसकी स्पीड ज्यादा होगी बेटा, जब तक इसकी स्पीड ज्यादा होगी ये दोनों बॉडी पास आएंगे, है ना। तो अगर ये दूरी मिनिमम हो गई, कम से कम हो गई, तो और पास नहीं आएंगे, और पास नहीं आएंगे तो वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब ये बताओ मुझे बेटा कि यहां से लेकर के यहां तक ये वेलोसिटी में जो चेंज आया बेटा, क्या इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स जिम्मेदार है बेटा? बोलो बोलो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है बच्चा? नहीं ना, इसके आपस का फोर्स जिम्मेदार है ना बेटा। तो इसको अगर मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो अगर मैं कहूं फॉर सिस्टम ऑफ ए प्लस बी, अगर मैं ए और बी को सिस्टम लेके चलूं, है ना बेटा, तो ए के सी को सिस्टम लो तो स्प्रिंग जो है बेटा वो ए दो और बी के बीच में है ना। इसका मतलब स्प्रिंग क्या है, उसी सिस्टम का एक हिस्सा है बेटा। बोलो बात समझा ना, ठीक है। और एक्सएम यहाँ पे क्या है बेटा, मिनिमम मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्स क्या कंप्रेशन, एक्सएम मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है बच्चा। तो सिस्टम के लिए क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्व करोगे, पी आई इज इक्वल टू पी एफ, है ना बेटा। पहले कितना मोमेंटम एम यू और बाद में एम भी प्लस 2 MV, सो v इक्वल टू u बाई 3, है ना बेटा, ठीक है। अब सोचो इस सिस्टम में जो बदलाव हुआ, ये बदलाव का जिम्मेदार कौन है? इस पूरे सिस्टम में जो चेंज आया, इस चेंज का जिम्मेदार कौन है? कौन सा फोर्स जिम्मेदार है इसका? स्प्रिंग फोर्स ना बेटा, स्प्रिंग फोर्स ना। तो इस पूरे सिस्टम के लिए क्या लिखोगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोल बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, इस पूरे सिस्टम के लिए वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। तो स्प्रिंग के फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये हो गया बेटा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू के फाइनल।
यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ 3mv², और इनिशियल बेटा हाफ mu² होगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसकी v की वैल्यू पुट कर दो, कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू हाफ, सब में कैंसिल करो, k(x² इक्वल टू ये होगा 3m इंटू u/3 का स्क्वायर, है ना बेटा, माइनस mu², ये हो गया बेटा 2/3 mu², और ये हो गया बेटा kx²। सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m/3k टाइम्स u, है ना बेटा, ये आया मैक्सिमम कंप्रेशन। समझ गया? बार बार लिखो नहीं बेटा, ऐसे जो पूछना है हैंड रेज करो। आयुष बोलो क्या पूछना है बेटा? सर वो पूछ लिया सर मैंने। पूछ लिया तुमने, ओके। अदिति बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बोर्ड आउट किया बेटा, बोलो। क्वेश्चन था कि लोग किसी बॉल को हाइट से फेंकते हैं तो वो नॉर्मल अगर हम किसी बॉल को हाइट से फेंकते हैं तो वो नीचे नॉर्मल जाता है, और जब उसी हाँ। बॉल को स्पिन करके फेंकते हैं तो वो नीचे जाते वक्त हाइट से दूर चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? एकदम सही बात, तुम्हारी बिल्कुल सही बात है। तुम्हारा सवाल है ना बेटा कि अगर बॉल का छोड़ते हैं तो यूं टकराता है, यूं आ जाता है ऊपर, है ना, लेकिन जब बॉल अगर घुमाते हुए छोड़ते हैं तो बॉल ऐसे आता है और ऐसे गिरता है। बोलो। यस सर। ओके, इसके लिए वेट करो, इसका कॉन्सेप्ट भी सिखाना बाकी है मुझे। अरे मैग्नेस इफेक्ट अलग होता है बच्चा, एक लिख रहा है मैग्नेस इफेक्ट, वो अलग चीज है बेटा। इसे क्वेश्चन कराऊंगा कुछ दिन बाद, जब पढ़ाऊंगा ना इम्पल्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक आ गया बेटा इम्पल्स, उसी में क्वेश्चन करेंगे इसका। अभी रेस कर रहा हूं बेटा। हर्ष। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलो। सर मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि क्या? सर मेरे कॉन्सेप्ट Thank you, बेसिक sir. सारे क्लियर हैं, हाँ मैं HLP भी कर लेता हूँ, बट ठीक है। सर जो अब की बार जो मेरा टेस्ट हुआ ना, बहुत खराब परफॉर्मेंस थी, फिजिक्स में -4 मार्किंग लगी है। ऐसे कैसे हो गया भाई? सर पता नहीं सर, मेरे कुछ क्वेश्चन ठीक थे पर उससे ज्यादा सर मल्टीपल चॉइस में गलत हो गए। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो गई ज्यादा। यस सर। हाँ, तो व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहिए और केयरफुल होना चाहिए तुमको एग्जाम में। ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपने आप को ज्यादा केयरफुल रखो, ज्यादा सावधान रखो ना बेटा। इसका तरीका है, तो अपनी स्पीड को कम करो, एग्जाम में अपनी स्पीड को कम करो। स्पीड कम करोगे बेटा ना तो थोड़ा एफिशिएंसी बेटर होगा, है ना। अपने टारगेट को ये मत रखो कि मुझे 100% का टारगेट करना है, टारगेट 100% का नहीं, तुम टारगेट 70% का करो, दिमाग शांत रहेगा उससे, है ना। अगर दिमाग शांत रहेगा तो हो सकता है वो 70% टारगेट तुम पहले अचीव कर लो। ओके बच्चा। देख बेटा, इसी सवाल में है ना, सेकेंड मेथड फॉर पार्ट 2, है ना बेटा, जो दूसरा नंबर सवाल था ना बेटा, वो दूसरे नंबर सवाल के लिए, इस सवाल के लिए देखो बेटा सेकंड मेथड क्या होगा। देखो बेटा, उस सवाल में जो हमारा सवाल क्या था बेटा कि ये एक मास था, ये स्प्रिंग था, है ना बेटा। जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तो दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी बेटा, है ना। मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तो दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, है ना। अब ध्यान दो बेटा, अब देख इन दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हो गई। देखो बेटा, अगर इन दोनों का स्पीड v है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी v है बेटा। बोलो, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी v है ना। तो देख बच्चा, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v ही आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो के सेंटर ऑफ मास हो गई। बोलो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों की स्पीड
जीरो हो गई बच्चा। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों की स्पीड जीरो है ना बच्चा। इसका मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के सीएम के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, हैज बीन लॉस्ट, है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हैज बीन लॉस्ट, है ना। और ये एनर्जी लॉस हो कहां चला गया? कहां चला गया? तो कहेंगे एंड गोन इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का जो ये हिस्सा होता है बेटा, ये लॉस हो गया, है ना। और कहां चला गया? कहां चला गया? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे जितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ बेटा, उतना ही स्प्रिंग एनर्जी का गेन हुआ होगा बेटा, बोलो, है ना। और बताओ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। तो अब देखो हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हाफ म्यू कितना? m इंटू 2m बाई m प्लस 2m इंटू v रिलेटिव स्क्वायर। तो देखो इसका कितना था वेलोसिटी? इसका था बेटा u, और इसका कितना था बेटा? 0। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? u माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इससे भी x निकालो, इससे भी तुम्हारा x का वैल्यू इतना ही आएगा बच्चा, इससे भी x का वैल्यू इतना ही आएगा। ठीक है, समझ गए? HP बोलो। गुड इवनिंग बोलो। सर यहाँ पे सर वेलोसिटी सेम कैसे हुआ सर, ये समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा देखो, इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है ना, यस सर, और इसकी वेलोसिटी कम है ना बच्चा। यस सर। तो बताओ अभी के माहौल को देख के क्या लग रहा है तुमको? दोनों के बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी? सर घटेगी। घटेगी ना, और तब तक घटती रहेगी जब तक इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। हाँ यस सर, यस सर। बोलो है कि नहीं? हाँ यस सर, यस सर। आगे आने वाले समय में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी घटेगी। यस सर। जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी बेटा, तब तक दूरी घटेगी। यस सर। इसका मतलब जब दोनों की सेम हो जाएगी तो मिनिमम हो जाएगी। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, वेलकम। अब चलो, जिस मेथड से मैंने इसको बनाया, जिस मेथड से मैंने इसको बनाया, ठीक है, उसी मेथड से ये सवाल बना के बताओ। बिल्कुल सेम मेथड से बनाना है बच्चा। मेथड क्या है? एक मास हमारा 2 किलोग्राम, ठीक है, और दूसरा मास हमारा है बेटा 6 किलोग्राम, ठीक है। इसको मैंने इधर की तरफ दिया वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से लगा है बेटा स्प्रिंग, स्प्रिंग हमारा है कांस्टेंट k इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, और इसकी वेलोसिटी है बेटा इस तरफ। चलो इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सवाल यह है कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, इसी मेथड से करना है। करो। के की वैल्यू क्यों निकालेंगे बेटा? के की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। श्रिया बोलो। सर ये वाला स्टेटमेंट समझ में आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यहाँ पे यस सर। अच्छा बोलो तो बेटा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग? के सिस्टम बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बोलो, लिखते हैं ना ऐसा? हाँ। तो बताओ बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो ये नहीं हुआ बेटा कि अगर सेंटर ऑफ मास पे ऑब्जर्वर बैठ जाए तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी। हाँ। हाँ। तो अब बताओ, अभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी इन दोनों के बराबर है ना। हाँ। तो बताओ बेटा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या हो गई वेलोसिटी?
जीरो हो गई ना? यस सर। ये वाला पार्ट जीरो हो गया, हाँ लेकिन ये वाला पार्ट पहले जीरो नहीं था। हाँ हाँ हाँ। अब समझ में आ गया? यस सर, समझ आ गया, थैंक यू सर। ओके बच्चा। राहुल बोलो। सर सेकंड स्टेप समझ नहीं आ रहा है सर, सेकंड मेथड। ये वाला? जी सर प्रॉब्लम। अच्छा, अभी मैं बताया, जो श्रेया को बताया वो बात समझ में आ गई तुमको? वो सुना, लेकिन सर वो नहीं हो पा रहा है सर, फील नहीं कर पा रहा है इस चीज को मैं। एक बार अरे बेटा, ये बात समझ में आई कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों की स्पीड बराबर होगी। हाँ ये बात समझ में आ गई तुमको? जी। जब दोनों बॉडी की वेलोसिटी भी हो गई, बराबर हो गई, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। हाँ सर। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। ठीक है। अब बताओ, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस ऑब्जर्वर के लिए इन दोनों की वेलोसिटी कितनी है? अगर ऑब्जर्वर इतने स्पीड से मूव कर रहा हो, अगर ऑब्जर्वर ऐसे मूव कर रहा हो, तो वो ऑब्जर्वर इन दोनों की वेलोसिटीज क्या बोलेगा? भी बोलेगा। तो माफ करो बच्चा, फिर नहीं बता पाएंगे तुमको हम। रिलेटिव मोशन रिवाइज करो। कुछ बच्चों का आ गया आंसर इसका? गुड, वेरी गुड। अब चलो मैं भी बताता हूं करके। तो देखो बेटा, हम क्या लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? फिर से लिखेंगे सॉल्यूशन में एट मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना बेटा? मैक्सिमम कंप्रेशन के स्टेट पे, है ना, दोनों बॉडी की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? यही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगा, और यही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इन दोनों की वेलोसिटी जीरो हो गई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हैज बीन लॉस्ट। बोलो बेटा, है ना? और लॉस हो कहां चला गया? तो स्प्रिंग में चला गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में जितना लॉस हुआ, उतना ही बेटा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ। बोलो बेटा, जितना इसमें लॉस हुआ उसमें उतना गेन हुआ, है ना बच्चा? तो इसमें लॉस कितने का हुआ? तो हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, और गेन कितना हुआ? तो स्प्रिंग के एनर्जी का फॉर्मूला, स्प्रिंग के एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना बच्चा? तो क्या हो गया अभी? क्या हो गया बेटा? हाफ इंटू म्यू कितना? तो 2 इंटू 6 बाई 2 प्लस 6 इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो देख बेटा, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे तो ऐड हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा? इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा? हाफ कैंसिल कर ले तो कितना हो गया? 100 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 12/8, ये हो गया 12/8 इंटू, ये हो गया बेटा 100, ये भी कैंसिल, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 मीटर। ठीक है बच्चा? ठीक है, लिख लो। देखो बच्चा, सवाल कहता है
एक मास को ऐसे फेंका यू स्पीड से, और दूसरा एक बॉडी बेटा ऐसा है। आयुष ने लिखा है प्लीज वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। अरे बेटा अभी ऐसे ही वाले क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन ये भी वैसे ही है, ये भी वैसा ही सवाल है, कॉन्सेप्ट वैसा ही है। देखो बच्चा, तो देखो इसको यू से फेंकेगा बेटा, और ये सिस्टम हमारा रेस्ट में था। तो देख बेटा ये रेस्ट में है, ये फिक्स नहीं है बच्चा, रेस्ट में है लेकिन फिक्स्ड नहीं है। तो क्या होगा, जब ये उसके ऊपर चढ़ेगा बेटा तो इसको धकेलेगा आगे, तो ये भी आगे भागेगा और ये भी जाएगा ऊपर, है ना बेटा। लेकिन जब तक इसकी स्पीड ज्यादा होगी तब तक इसके ऊपर चढ़ता रहेगा ये, है ना। तो सवाल में कहता है बताओ ये वाला ब्लॉक इस वाले सरफेस पे अधिक से अधिक कितना ऊंचा चढ़ पाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। सवाल है कि ऑल कॉन्टेक्ट्स, सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स, है ना बेटा, आर फ्रिक्शनलेस, किसी भी कॉन्टेक्ट में कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चा। चलो करो सवाल करो। प्रीवियस क्वेश्चन में एक केस में फर्स्ट मास की वेलोसिटी 0 भी हो सकती है क्या, मैक्सिमम कंप्रेशन पे, नॉट नेसेसरी। वो डिपेंड करता है मास के रेशियो है बच्चा। अनुष्का, अनुष्का वो मास के रेशियो पे डिपेंड करता है बच्चा, ऐसे नहीं। रौनक, सर ये केस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हैज बीन लॉस्ट, ये समझ में नहीं आया बेटा। अगर तुम्हारे पास पहले मान लो ए भी था बी भी था, है ना बेटा। यस सर। अगर तुम्हारे पास ए भी है बी भी है, बाद में सिर्फ ए बचा, इसका मतलब क्या है। नहीं समझा सर। निर्वाण, निर्वाण बेटा ये एंगल इंपॉर्टेंट नहीं है, वेज का एंगल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो रौनक। तुम्हारे पास पहले बेटा, पहले तुम्हारे पास ए था बी तो दोनों था, ठीक है। बाद में सिर्फ ए बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लॉस या गेन हुआ है क्या, कुछ गेन या लॉस हुआ क्या। लॉस हुआ सर, बी लॉस हो गया। यस सर। ठीक। अब तक बेटा पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी सिस्टम के एनर्जी के दो हिस्से होते हैं ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से बताओ। सेंटर ऑफ मास और सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो देख बेटा जब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा ना। यस सर। हमारे घर में टीवी चल रहा है क्या रे। नहीं तो सर। तो फिर इतनी आवाज क्यों आ रही है। सर टीवी नहीं चल रहा है सर। तो घर में लोग बात कर रहे हैं। उधर बाहर में बात कर रहे हैं। बाहर में बात कर रहे हैं, अच्छा सर मैं रूम में हूँ सर, बाहर में बात कर रहे हैं। लगता है तुम कोई नॉइज वाले मोहल्ले में रहते हो। चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी चीज है बेटा। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से, इतने शोर के बावजूद अगर तुम फोकस कर पा रहे हो देन थम्स अप फॉर यू, गुड बच्चा। चलो देखो बच्चा यहाँ देखो V1 V2 हमारा V है बेटा, बराबर हो जाएगा ना, बोलो रौनक। यस सर। V1 V2 अगर बराबर हो गया तो दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो गई, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी उतनी रह जाएगी ना। यस सर। क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m1 v1 प्लस बाई m1 प्लस m2। तो अगर V1 V2 बराबर हो जाए तो V कॉमन ले लेंगे। यस सर। तो ये भी आ जाएगा ना बेटा, बोल। यस सर। तो देखो सेंटर ऑफ मास की बराबर हो गई ना बेटा इसकी। तो अब सोचो अगर सेंटर ऑफ मास को मैं बना दूं ऑब्जर्वर, है ना बेटा, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। इसका मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वो लॉस हो गई। यस सर। अब समझ में आया बात। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। कुछ बच्चों का आया आंसर। चलो बच्चा इस सवाल को मैं करता हूं, सीखो इससे, है ना। तो देख बेटा सबसे पहले इसको हम करते हैं बेसिक मेथड से, है ना बेटा। सबसे पहले सीखो इसको बेसिक मेथड से, है ना बेटा। तो बेसिक मेथड क्या है, तो देखो बेटा बेसिक मेथड क्या है। देखो बेसिक मेथड ये है कि हम सोचेंगे
कि ये हमारा मास है ना बेटा, ऐसे वेलोसिटी यूज जाएगा है ना, और इस सरफेस पे जब ये चढ़ना शुरू करेगा तो पहले तो बेटा इस मास की वेलोसिटी 0 थी ना बेटा, बोलो है कि नहीं। अब सोचो ये वाला मास इस वाले कर्व सरफेस पे चढ़ना क्यों करेगा, क्योंकि बेटा इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है ना, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है और जिसकी स्पीड कम है ना बेटा, तो ज्यादा वाला मास पे चढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा बेटा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, कोई बीच वाला पोर्शन के बारे में सोचो, जब यहाँ पे आ रहा होगा तो इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा बेटा, और इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, बोलो लगेगा ना। तो ये नॉर्मल फोर्स का एक ऐसे कंपोनेंट और एक ऐसे कंपोनेंट, इस नॉर्मल फोर्स का एक ऐसे कंपोनेंट एक ऐसे कंपोनेंट, बोलो बच्चा। तो क्या दिख रहा है, नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट इसकी स्पीड को घटाएगा बच्चा है ना, और नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड घटेगी और इसकी स्पीड बढ़ेगी बेटा, है ना। और जब हम कहेंगे कि इसके और इसके है ना बेटा रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब मैक्सिमम हाइट पे होगा वो, बोलो समझा ना बेटा। यूं सोचो, जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा होगी ये चढ़ता रहेगा ऊपर, है ना बेटा। लेकिन जब चढ़ना बंद हो गया, जब चढ़ना बंद हो गया और ऊपर, है ना बेटा, अब अगर हम बोलते हैं कि ये चढ़ना बंद हो गया और ऊपर नहीं चढ़ेगा, और ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसका मतलब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई बच्चा, है ना। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, है ना बेटा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, है ना बेटा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। ठीक है, फिर से कहेंगे क्या कि इस सिस्टम के लिए हम कहेंगे बेटा नो एक्सटर्नल फोर्स। सब लोग बेटा ध्यान से सुनो, अगर कोई लिख रहे हो तो लिखना बंद कर दो, है ना बेटा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बेसिक मेथड भी इंपॉर्टेंट है ना। बेसिक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, बेसिक का साथ कभी नहीं छोड़ सकते हम लोग, है ना। तो लिख रहे हो तो लिखना बंद करो, मेरी बातों को गौर से सुनो, है ना बच्चा। फिर से बोलता हूं, जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी बेटा, तब तक ये पीछे वाला मास इस मास के ऊपर चढ़ता रहेगा, है ना बेटा। तो अगर इस सरफेस पे अगर मैं कहूं बेटा कि ये जो मास था, ये मास का ऊपर चढ़ना बंद हो गया, इसका मतलब अगर यहां से खड़ा कोई ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, है ना बेटा। इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम हाइट पे चला गया, मतलब और ऊपर नहीं गया, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब दोनों की सेम वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब हम कहेंगे बेटा इस सिस्टम में यहां से यहां देखो अगर, है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है बच्चा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स किधर है, तो बोलेंगे वाई डायरेक्शन में है, mg है, जमीन से नॉर्मल है ना बच्चा। वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब एक्स में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, तो एक्स में डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो पहले कितना मोमेंटम mu, और इसके लिए 4m इंटू 0, बाद में इसके लिए m इंटू v प्लस 4m इंटू v, सो v कितना आ गया u/5। ठीक है बच्चा। अब कहेंगे यहां से यहां तक जो कुछ भी चेंज हुआ उसका जिम्मेदार कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर गया है ना बेटा, है ना, और आपस का नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपस का नॉर्मल फोर्स, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे इसमें, इसमें क्या कहोगे, लिखेंगे बेटा हम लोग, देखो क्या कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए अप्लाई किया मैंने, सिस्टम के लिए, है ना बेटा। तो नॉर्मल फोर्स अगर सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो तो वर्क डन 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, तो मान ले बच्चा कि अगर ये मास ऊपर जा चुका है बेटा h हाइट, अगर मान लो ये ऊपर जा चुका है h हाइट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना वर्क डन, ये हो गया -mgh बराबर k फाइनल
माइनस के इनिशियल, कितना बेटा के फाइनल, तो हाफ, दोनों का स्पीड सेम हो चुका है बेटा, तो m प्लस 4m इंटू वी स्क्वायर माइनस पहले कितना सिर्फ ही अकेला मूव कर रहा था तो हाफ m u स्क्वायर। ठीक है बेटा, इससे हमारा h निकल जाएगा, इससे हमारा बेटा h निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो मेथड टू फिर से क्या बोलेंगे, इस सिस्टम का इन दोनों सिस्टम में देखो बेटा अगर वेलोसिटी सेम हो गई इसका मतलब फिर से वही v1 इक्वल टू v दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। बोलो बेटा, है ना, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हैज बीन लॉस्ट। बोलो बेटा, है ना, इतनी एनर्जी लॉस हो गई बेटा, बोलो। ठीक है बच्चा, तो इतनी जो लॉस हुई एनर्जी वो किसने लॉस किया होगा, ये लॉस किसने किया, तो कहेंगे सिस्टम पे जो वर्क डन किया, तो हम कहेंगे सिस्टम पे नेट वर्क डन, है ना, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन में कौन है, नॉर्मल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बराबर डेल्टा के, है ना बेटा। सिस्टम पे नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 होता है बच्चा, तो ये 0 हो गया, प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, तो ये अगर ऊपर गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन माइनस mg इंटू एच, है ना बेटा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस हुआ ना, लॉस हुआ, इसका मतलब चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, चेंज हमारा नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ के सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू cm। इसका मतलब mgh बराबर इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू हाफ इंटू म्यू, म्यू कितना m इंटू 4m बाई m प्लस 4m इंटू यू स्क्वायर, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो माइनस कैंसिल हो गया बेटा, माइनस कैंसिल हो गया तो कितना बचा, h बराबर h 4/5, ये बचा 4 u स्क्वायर बाई 5g। ठीक है बच्चा, है ना, अच्छा 4/2 2 होगा, 2 u स्क्वायर बाई 5g आंसर आएगा। समझ गए, आयुष बोलो। हेलो, हाँ बोलो बेटा। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं Good evening. पूछ रहा था सर कि इंडिया में सर रेजोनेंस जैसे सर बहुत सारी कोचिंग है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। एकदम सही बात। सर मैं बोल रहा था कि सर वो 10 लाख लोगों में से सर वो जो 10,000 लोग सिलेक्ट होते हैं वो ऐसा अलग क्या करते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, है ना, स्मार्ट भी होते हैं, दोनों में समझते हो ना अंतर। हाँ सर, बीइंग इंटेलिजेंट एंड बीइंग स्मार्ट हाँ सर, एंड बीइंग लेबोरियस, हाँ सर, है ना, ये तीनों चीजें का जब बेहतर कॉम्बिनेशन होता है तो आईटी में होता है सिलेक्शन, बस समझ लो, है ना बच्चा। अब इसका बेहतर कॉम्बिनेशन समझ सकते हो तुम, जैसे कोई भी दुनिया में बेटा बहुत सारे, मान लो गाड़ी के मैकेनिक होते हैं बेटा, है ना, गाड़ी के मैकेनिक एक से एक दुनिया बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिक हैं जो 50 साल से काम कर रहे होते हैं, है ना बेटा, उसमें से कोई कोई ऐसा मैकेनिक होता है जो गाड़ी का बहुत अच्छा काम करता है ना, तो गाड़ी के इंजन की आवाज सुन के बता देगा क्या प्रॉब्लम है। जी सर, सही बात है, वही बात है बेटा। सवाल देखने में लग रहा है पहले वाले जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सवाल अब ये है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 2m। अब सवाल अलग बदल गया, कहता है 2m वाले मास का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है बच्चा, सिद्धार्थ सर मेरा क्वेश्चन सर ये था, बोलो बोलो। सर ये जो आपने सर जैसे क्वेश्चन कराया था सर अभी जो स्प्रिंग वाला, तो सर हमने उसमें करा था के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 करा था हमने। हाँ, सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 हो गई बाद में। यस सर, तो सर हमने उसे पूरा स्प्रिंग के इक्वल रख दिया था सर, स्प्रिंग के क्योंकि बेटा उस सिस्टम में एक ही फोर्स था ना वर्क करने वाला। यस सर, लेकिन अभी देखो इस सिस्टम में वर्क करने वाली में 2 फोर्स दिखे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा ना, देखो इस बार
ठीक है। सर लेकिन मैं ये पूछ रहा था सर, ऐसा नहीं हो सकता जो सर काइनेटिक एनर्जी सर सिस्टम की होती है सर, वो भी सर सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी सर? सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा बच्चा। बिना एक्सटर्नल फोर्स के सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, श्रिया बोलो। सर गलती से हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। राहुल। हाँ जी सर, मैंने सर एक बुक लिया था सर, उसमें था फिजिक्स का सर, प्रीवियस ईयर का सर, तो उसको लगा सकते हैं क्वेश्चन? नहीं बिल्कुल नहीं, वो रिवीजन मटेरियल है। सर पूरा वो वाला सर खत्म हो जाए, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाए तो बनाने का उसको, अभी नहीं। 40 ईयर कितने ईयर का हो बेटा, वो रिवीजन मटेरियल है। प्रत्युष। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, हाँ, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं बेटा। सर मैंने किया, मेरा आंसर मैच नहीं किया। बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, कैसे करेंगे? बोलेंगे जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। यस सर। है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ, mgh। तो केस सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर mgh। देखो सेम इक्वेशन है ना ऊपर में। यस सर, यस सर। यस। ऋतुराज। कोई आवाज नहीं। अरे इस सवाल करो, कोई आंसर नहीं दिया अब तक मुझे। पहले सवाल में बहुत सारे आंसर आए, मैं नाम नहीं लिया तो क्या मतलब हुआ इसका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा आंसर ये। वो तो मैक्सिमम कंप्रेशन का है बच्चा। चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूं, सीखो बेटा। तो बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, बोलो। जैसे से पूछते जाऊंगा वैसे वैसे बोलते जाना। इसकी बताओ इनिशियल में स्पीड कितनी है? अच्छा अब बोलो, इसकी स्पीड बदलेगी या सेम रहेगी? बदलेगी या सेम रहेगी? चेंज करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल सही। तो बोलो बेटा, इसको चेंज करने का जिम्मेदार कौन चेंज करेगा? किसके वजह से? किस फोर्स की वजह से? स्प्रिंग की वजह से। बिल्कुल सही कहा बेटा। इसका मतलब स्प्रिंग में क्या आएगा, कंप्रेशन या इलोंगेशन? कंप्रेशन। अब सुनना ठीक से, देखो बच्चा, जब यहां से आगे बढ़ेगा स्प्रिंग, ये दबेगा। जब स्प्रिंग ये दबेगा बेटा, तो स्प्रिंग इसको आगे धकेलेगा। बोलो बेटा, स्प्रिंग जब दबेगा तो इसको आगे धकेलेगा। बोलो बच्चा, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा, स्प्रिंग में जो दबाव है वही इसके मूव करने का कारण है। बोलो बच्चा, है ना? इसका मतलब जब तक स्प्रिंग इसको धकेलता रहेगा तब तक इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। बोलो बच्चा, बात समझा रहे? जब तक स्प्रिंग इस मास को धकेलता रहेगा तब तक उसकी स्पीड बढ़ेगी। बोल बेटा, है ना? इसका मतलब यह हुआ कि इसकी स्पीड तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि स्प्रिंग इसको धकेलता रहेगा, है ना बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि जब इसका धकेलना बंद हो जाएगा तब जाके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। बोलो बेटा, बात समझा ना? बात समझा बेटा? जब स्प्रिंग इसको धकेलना बंद कर देगा तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो स्टोरी समझ में आ गया, है ना बेटा? अब चलो काम करते हैं इस पे। तो देख बेटा, डायग्राम देखो, ये मास m की पहले थी बेटा वेलोसिटी u, ये हमारा स्प्रिंग, ये था बेटा रेस्ट में। सब डायग्राम को देखो अच्छे से। इस डायग्राम में पूरी कहानी बताऊंगा मैं, इस पूरी कहानी को सुनो। पहले मास आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग को दबाएगा,
स्प्रिंग को दबाएगा तो क्या होगा, तो स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग जो है बेटा ये मैक्सिमम कंप्रेशन में आएगा। बोलो बेटा, मैक्सिमम कंप्रेशन में आकर के दोनों की वेलोसिटी सेम होगी बेटा। ठीक है, अब सोचो अभी स्प्रिंग दबा हुआ है बेटा, तो अभी जो स्प्रिंग दबा हुआ है तो स्प्रिंग अभी इसको इधर धकेल रहा होगा, है ना बेटा, और इसको इधर धकेल रहा होगा। बोलो, है ना बेटा। इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग अभी भी फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा तो इसकी स्पीड और बढ़ेगी और इसकी स्पीड और घटेगी, है ना बेटा। कब तक, जब तक कि ये वापस अपने नेचुरल लेंथ में ना आ जाए। इसका मतलब बेटा बाद में क्या होगा, ये वाला मास और ये वाला मास बिल्कुल अलग हो जाएगा बेटा, है ना। और जब ये दोनों अलग हो जाएगा तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। बोलो बेटा v1, समझा। इसकी वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम होगी और इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, समझा बेटा। जब आगे वाले की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो पीछे वाले की वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, है ना बेटा। इसको मैंने मान लिया v2, समझा बेटा। ठीक है, तो सवाल में मैं ऐसे भी पूछ सकते थे बेटा, हम ऐसे हम पहले भी पूछ सकते थे कि इसकी स्पीड मिनिमम कितनी होगी, है ना बेटा। ठीक है, तब देखो सॉल्व कैसे करेंगे अब। तो यहां से लेके यहां तक बोलो बेटा, एक्सटर्नल फोर्स आया क्या, एक्सटर्नल फोर्स आया क्या, नहीं आया। मोमेंटम कंजर्व, पहले कितना मोमेंटम, तो कहेंगे mu, बाद में कितना मोमेंटम, तो m v2 प्लस 2m इंटू v1, m कैंसिल, इसका मतलब v2 प्लस 2v1 इक्वल टू u, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, आगे चलो। अब इसकी यहां एनर्जी और यहां एनर्जी, देखो बच्चा स्प्रिंग पहले भी था नेचुरल लेंथ में, बाद में भी है नेचुरल लेंथ में, तो इस पूरे सिस्टम के लिए कर देना वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बेटा पहले भी था नेचुरल लेंथ में और बाद में भी आ गया नेचुरल लेंथ में, इसका मतलब स्प्रिंग का वर्क डन जीरो, स्प्रिंग का वर्क डन जीरो। तो क्या होगा बच्चा, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना, सॉरी डेल्टा के जीरो, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। तो फाइनली कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले में काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, सबका हाफ m कैंसिल कर लो तो कितना हो गया, v2 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। बोल बेटा होगा। ठीक है, अब इसको यहां पुट कर लो। ठीक है बेटा, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा बेटा, v2 की जगह पे कितना होगा, v2 इक्वल टू u माइनस 2v1 का स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। कितना हो गया बेटा ये, u स्क्वायर माइनस 4uv1 प्लस 4v1 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। कैंसिल हो गया बेटा ये, तो कितना हो गया 6v1 स्क्वायर माइनस 4u v1 इक्वल टू 0, है ना बेटा। तो v का दो वैल्यू आएगा, एक तो v1 0 आएगा और दूसरा क्या आएगा 4u/6, इसका मतलब 2u/3, है ना बेटा। 0 तो हमारा था बेटा इनिशियल स्पीड, है ना बेटा, और 2u/3 ये होगा फाइनल स्पीड। तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। समझ गया बच्चा, क्लियर हो गया, लिख लो। अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस, और कल लगेगी एक्स्ट्रा क्लास, कल लगेगी एक्स्ट्रा क्लास डिस्कस करने के लिए। कल का कितने बजे टाइम पर बताता हूं मैं, देख बच्चा कल एक्स्ट्रा क्लास डिस्कस करने के लिए यहां लिख दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्लास
for discussion of सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के डिस्कशन का मैं कल लगाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? कितने बजे? 12 बजे, ठीक है बच्चा? 12 PM। केमिस्ट्री क्लास है कितने बजे से? 1 बजे तक क्लास है केमिस्ट्री की। ओके, कितने बजे से स्टार्ट है? कितने बजे से स्टार्ट है बोलो? 11:30 से 1। 11:30 से 1 तो 10 बजे रखूं? 10 बजे? हाँ, संडे बर्बाद, बिल्कुल। जिंदगी बर्बाद होने से अच्छा है संडे बर्बाद हो जाए। जिंदगी बर्बाद होने से अच्छा है बेटा संडे बर्बाद हो जाए, है ना? शाम को रखूं? शाम को? नहीं, शाम में नहीं बेटा, शाम को नहीं। शाम को तो एंजॉय करो, संडे है। संडे तो इवनिंग में एंजॉय करो, थोड़ा लंबा ब्रेक चाहिए तुमको भी। चलो अब डिस्कस करेंगे आगे होमवर्क। कल 10 बजे, ठीक है? ज्यादा नहीं बेटा, एक सवा घंटे का समय लूंगा बस। 1 सवा घंटे समय लूंगा। चलो निकालो होमवर्क, निकालो बच्चा, होमवर्क निकालो। होमवर्क में क्या था? होमवर्क में था एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। निकालो एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 निकालो। अभी नहीं छोड़ूंगा, आधे घंटे पढ़ाऊंगा अभी और। एक्सरसाइज 2 निकालो। सर्कुलर मोशन एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में निकालो बेटा। अरे देखो फालतू बकवास करोगे मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। तो करना है क्लास कर, नहीं करना है जा, है ना? फालतू बातें मत लिख, है ना? 300 बच्चे क्लास शुरू करते हैं, 350 बच्चे क्लास शुरू करते हैं। डिस्कशन में 200 बच्चे होते हैं, बाकी की 150 बच्चों को क्या बोलता हूं मैं? कुछ नहीं बोलता, है ना? तो जिनको जाना है बेटा उजा, लेकिन बाकी को डिस्टर्ब मत कर। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। आगे पूछो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 7 तक कर लिए थे नो डिस्कस। उसके आगे पूछो 8 नंबर 9 नंबर। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या? देखो कहता है स्मूथ सेमी सर्कुलर वायर ट्रैक ऑफ रेडियस r इज फिक्स्ड इन ए वर्टिकल प्लेन सो इन द फिगर। देख बच्चा 8 नंबर में 8 हो गया था, हमको भी याद है 8 हो गया था। 9 नंबर करेंगे, 9 नंबर करेंगे। 2 particles A and B each of mass m are connected by a massless string. A is placed on the rough table। rough table पे A और B placed है बेटा। The string passes over a smooth peg। B is left from a position making an angle theta with the vertical। If the minimum coefficient of friction between A and B and the table is mu minimum equal to 3 minus n cos theta so that A does not slip during the motion। कहता बेटा मोशन के दौरान A को स्लिप नहीं करना चाहिए। तो देख बच्चा इधर हमारा एक ब्लॉक, ये हमारा बेटा एक पुली है ना। इस पुली से हमने थीटा एंगल पे एक मास छोड़ दिया, थीटा एंगल पे एक मास छोड़ दिया बेटा, ठीक है। तो कहता है इस म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना बेटा, ताकि ये कभी स्लिप ना करे, है ना बेटा। तो अब सोच के बताओ, ये है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चा, तो बोलो बेटा अगर ये कभी स्लिप ना करे इसका मतलब क्या होगा? हम कहेंगे इसको आगे खींचने वाला फोर्स क्या है बेटा? टेंशन ना, है ना बेटा। इसका मतलब जब टेंशन मैक्सिमम होगा
तब भी ये मूव नहीं करेगा, इसका मतलब कभी मूव नहीं करेगा। बोलो बेटा, है ना? तो सोचो, अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बेटा, है ना, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो बताओ सबसे अधिक टेंशन कहां होगा बेटा? जल्दी बताओ, सबसे अधिक टेंशन कहां होगा? वेट कर रहा हूं मैं। मीन पोजीशन है, बिल्कुल सही बात, नीचे वाले पोजीशन है बेटा, है ना। अगर यहां नहीं खींचा, अगर यहां का टेंशन नहीं खींच पाया तो कभी नहीं खींच पाएगा, है ना बेटा। तो क्या लिख देंगे, देखो कि यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी v, है ना बेटा, तो इसकी वेलोसिटी v है बेटा, है ना। तो क्या लिखोगे यहां से यहां तक, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। तो देखो यहां से यहां कितना नीचे आया, तो ये अगर L था बेटा तो ये हो जाएगा L cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mg इंटू L माइनस L cos थीटा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो बच्चा, होगा? तो m कट गया, इसका मतलब v स्क्वायर बाई L इक्वल टू 2g 1 माइनस cos थीटा। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है, तो सोचो बेटा इस वाले पॉइंट पे क्या लिखेंगे, कहेंगे ऐसे टेंशन T होगा, ऐसे mg होगा और ऐसे mv स्क्वायर बाई r होगा। इसका मतलब टेंशन क्या होगा बेटा, तो कहेंगे mg प्लस mv स्क्वायर बाई l, है ना बेटा। यहां से पुट कर लो, यहां से पुट कर लोगे बेटा तो हो जाएगा 3mg माइनस 2mg cos थीटा। ठीक है बच्चा, और सवाल में कहता है कि यहां पे भी ये मूव नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये टेंशन क्या होना चाहिए, अभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। लिमिटिंग कितना, म्यू एम जी, और टेंशन कितना, तो कहेंगे 3mg माइनस 2mg cos थीटा लेस देन म्यू एम जी। एम कट गया, जी कट गया, है ना बेटा। तो म्यू का वैल्यू मोर देन 3 माइनस 2 cos थीटा, इसका म्यू का कम से कम वैल्यू तो 3 माइनस 2 cos थीटा। समझ गए बच्चा? क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12। 10 देखो, 10 कहता है बेटा ए पार्टिकल मूव्स along the plane trajectory y function of x with velocity v whose modulus is constant. Find the curvature radius of the trajectory at that point x equal to 0. x equal to 0 में बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10, है ना बेटा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10, तो क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, बोलो बोलो, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करके पुट कर देना, है ना, और x इक्वल टू 0 पुट कर देना, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद। ठीक है, अब चलो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर देख बेटा, 11 कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास m is suspended by a string of length L from a rigid support। देख बेटा, यहां से एक रस्सी से एक मास लटका है बेटा ऐसे, ए सफिशिएंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ए सफिशिएंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको ऐसे दिया गया, कितना दिया गया, √3gl, है ना बेटा, is imparted to it suddenly. Calculate the angle made by the string with the vertical when acceleration of particle is inclined to the string by 45 डिग्री, है ना बेटा। कहता आगे चलो, आगे जा करके ऐसा कोई भी पॉइंट पता करो जिस पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन हो बेटा, है ना, वो क्या हो, कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल व्हेन एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्लाइंड बाय द टू द स्ट्रिंग बाय 45 डिग्री। कहता है बेटा स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग्स के मुकाबले में, स्ट्रिंग के मुकाबले में बेटा जो टोटल एक्सीलरेशन होना चाहिए वो स्ट्रिंग से
45 डिग्री पे होना चाहिए, है ना बच्चा। चलो मान लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है ना बेटा। तो देखो इस वाले पॉइंट पे आएगा, है ना बेटा। तो इस वाले पॉइंट पे ऐसे होगा टेंशन, ऐसे होगा mg, ऐसे हो जाएगा mg cos थीटा, और ऐसे हो जाएगा mg sin थीटा, है ना बेटा। ठीक है बेटा। और ऐसे हो जाएगा बेटा mv²/r, बोलो होगा ना बेटा। ठीक है। तो देख बच्चा, इस वाले पॉइंट पे ऐसे हो गया बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो क्या कहेंगे, mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ए टेंजेंशियल आ गया बेटा g sin थीटा। ठीक है। अब चलो यहां सेंट्रीपिटल बेटा 10 में ये कब लगाना है, जब भी तुम्हारा बेटा y फंक्शन ऑफ x हो ना, तब तुम ये लगाओगे, है ना। y फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है ना बेटा, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तुमको। अब देख बेटा आगे इस वाले में ए टेंजेंशियल आ गया बेटा। अब देखो सेंट्रीपिटल निकालना है मुझे, सॉरी ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। तो देख बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, T माइनस mg cos थीटा बराबर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना बच्चा। तो अब बताओ सेंट्रीपिटल एक्स निकालने के लिए टेंशन निकालना पड़ेगा ना मुझे बेटा। तो क्या कहेंगे, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर T माइनस mg cos थीटा, है ना बच्चा। अब बताओ T माइनस mg cos थीटा कब होगा, T माइनस mg cos थीटा में टेंशन का वैल्यू बताया था ना, फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बोलो टेंशन का, m u²/r प्लस mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 2, बोलो बेटा बताया था ना, माइनस ऑफ ये हो गया बेटा mg cos थीटा, बोलो। ठीक है। mu²/u पुट कर लो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 3mg प्लस ये हो गया 3mg cos थीटा माइनस 2mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा, है ना बेटा। तो कितना हो गया 3mg cos थीटा माइनस 2mg हो खाली होगा। ठीक है। तो देखो 3mg माइनस 2mg ये हो गया mg, और 3mg माइनस mg cos थीटा ये हो गया बेटा प्लस 2mg cos थीटा, बोलो बेटा होगा। ठीक है। तो ये क्या था, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, तो 1 + 2 cos थीटा। ठीक है बेटा। तो सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था बेटा कि ऐसा वो एंगल बताओ जब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 45 डिग्री पे हो। किससे, स्ट्रिंग से। क्वेश्चन में कहा गया था बेटा कि जब मैंने यहां से फेंका बेटा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहां पे ऐसे से होगा ना बेटा। तो कहना वो एंगल बताओ जब ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 45 डिग्री पे हो। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जब 45 डिग्री पे होगा बेटा, है ना। ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो कहेंगे एंगल बिटवीन टेंशन एंड टोटल एक्सेलरेशन इज 45 डिग्री। टेंशन में और टोटल एक्सेलरेशन में 45 का एंगल, तो बेटा दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है बेटा वो 45 पे है। बिल्कुल सही पार्थ, बिल्कुल सही कहा। क्या होगा, AC इज इक्वल टू 80। AC कितना बेटा, तो G 1 + 2 cos थीटा, और 80 कितना बेटा, तो G sin थीटा, है ना। समझे बेटा। तो G और G कट गया, हमें एंगल निकालना है बेटा। तो कितना हो गया बोलो, sin थीटा इक्वल टू 1 + 2 cos थीटा। अब बेटा एंगल सॉल्व कर ले।
हेलो, समझ में आ गया बेटा? ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलो, आगे बोलो बेटा। सवाल नंबर 12 नहीं आया, अदनान को समझ में नहीं आया। अदनान हैंड रेज करो फटाफट। अरे बेटा इतना है लोग हैंड रेज कर रखे हो। अदनान बोलो बेटा, बोलो क्या दिक्कत? हेलो हाँ बोलो सर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सर डाउनवर्ड में लगा है सर, वो समझ में नहीं आया। बेटा। टेंजेंट के डायरेक्शन को देखना, यहाँ एक ही ना फोर्स है, बोलो। सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऊपर नहीं लग सकता सर? वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। देखो ना यहाँ पे एक ही ना फोर्स है बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जी सर, mg sin थीटा। तो एक ही जब फोर्स है बेटा, है ना, तो उधर ही ना एक्सीलरेशन होगा, बोलो। सर लेकिन हमने स्पीड तो सर ऊपर दी है ना। हमने सर अरे बच्चा, अगर स्पीड ऊपर दी है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी ऊपर की ओर होता तो स्पीड बढ़ रहा होता, यस है सर। ना। स्पीड घट रहा है इसका मतलब नीचे की तरफ है। जी सर। समझ में आ गया बात अब? जी सर। चलो 12-13 देखो। देखो बेटा 12 नंबर सवाल। 12 कहता है यूनिफॉर्म मेटेलिक चेन is to form a circular loop of mass 3 kilogram, rotates on a 5 revolution per second. Find the tension in the chain. चेन में कितना टेंशन होगा? तो देख बच्चा, सवाल दिया है पूरे चेन का, लेकिन मैं बोलूंगा आधा चेन, है ना बेटा। तो अब सोचो, आधे चेन पे यहां से टेंशन टी ऐसे लगेगा, यहां से टेंशन टी ऐसे लगेगा, लगेगा बेटा? बोल बेटा लगेगा। अब सोच के बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है बेटा? कोई लिखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है? इस चेन का सेंटर ऑफ मास 2r अपॉन पाई पे होता है बच्चा। ये r कहां होता है सेंटर ऑफ मास? r होता है बेटा 2r अपॉन पाई पे। तो ऐसे लगेगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर होगा। और देखो लगातार ये घूम रहा है ना, इसका मतलब 2t बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, किसका मास? तो इसका मास। ठीक है बेटा, तो पूरे रिंग का मास अगर m है, अगर पूरे रिंग का मास बेटा m है, तो ये आधा रिंग है ना बेटा, आधा रिंग है तो m/2। m क्या है? मास ऑफ रिंग, है ना बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? m/2। समझ में आ गया बेटा बात? आगे चलो, नंबर 13। नंबर 13 देखो, नंबर 13 में है बेटा, नंबर 13 में है a 4 kg block is attached to a vertical by means of 2 strings equal length, है ना बच्चा। About the vertical axis of the rod, the strings are extended as shown in the figure. Tension in the upper and the lower cord are 200 Newton and 10x Newton respectively. The angular velocity of particle is root y/2. तो कैलकुलेट x प्लस वाई, मतलब टेंशन निकालना है बेटा और ओमेगा निकालना है। ठीक है, ऊपर वाले में है 200 न्यूटन और नीचे वाले में 10x। देखो बच्चा, तो स्ट्रिंग कैसा है? देखो ऐसा है ना बेटा स्ट्रिंग। देख बच्चा ध्यान देना, अच्छा सवाल है, सीखो इसको। ऐसे है बेटा स्ट्रिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये दिया है बेटा 5 मीटर, ये भी दिया है बेटा 5 मीटर, तो ये और ये दिया है 8 मीटर, है ना बेटा। ये दिया है बेटा 8 मीटर, तो आधा कितना हो जाएगा? 4 मीटर ये, 4 मीटर ये, तो आर कितना हो जाएगा बेटा? 3 मीटर। बोलो, ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये 3 मीटर, है ना बेटा। अब देखो इसका बनाओ एफबीडी, तो क्या कहोगे? ऐसे दिया है टेंशन 200, ऐसे दिया टेंशन टी, ऐसे बेटा mg, और ऐसे हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो बेटा होगा? ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करो बच्चा। अब इसको रिजॉल्व करो, तो रिजॉल्व करने पे क्या आएगा? देखो टेंशन को रिजॉल्व करो, है ना बेटा। टेंशन को रिजॉल्व करो तो क्या होगा? तो देखो बेटा ये एंगल 4, ये एंगल 3, ये एंगल थीटा। तो देखो तो डायग्राम में बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू 4/3, है ना बच्चा। अब देखो इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ ये हो जाएगा 200 sin थीटा,
और इधर कंपोनेंट 200 cos थीटा, टेंशन का कंपोनेंट इधर हो जाएगा t sin थीटा और इधर हो जाएगा t cos थीटा, होगा बेटा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, बोल दो इक्वेशन क्या बनेगा, बनेगा 200 sin थीटा 200 sin थीटा बराबर t sin थीटा प्लस mg, है ना बेटा। और इधर क्या लिखोगे ओरिजेंटल में 200 cos थीटा प्लस t cos थीटा बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। बोलो बच्चा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। एंगल तो पता है ना बेटा, t निकल जाएगा ओमेगा निकल जाएगा, है ना बच्चा। पेंडुलम के फॉर्मूले से नहीं कर सकते इसको, ठीक है, बिल्कुल नहीं। पेंडुलम वाले में क्या था, एक स्ट्रिंग, यहाँ है 2 स्ट्रिंग, ठीक है बेटा। तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, पार्ट 3, पार्ट 4 और एक्सरसाइज 3, है ना बच्चा। एक कल करेंगे डिस्कस, ओके। चलो अभी नहीं करेंगे, बाय, हैव ए गुड डे। बहुत खुशी लग रहा होगा ना सुन करके, छुट्टी दे दिया, चल बाय।